हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल डॉक्टर मेडिको पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 रेस्पिरेशन प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लाइफ, बट वाई इज ब्रीदिंग सो इसेंशियल टू लाइफ? All of us breathe to life, but why is breathing so essential to life? What happens and when we breathe? Also, do all living organisms, including plants and microbes, breathe? If so, how? तो क्या कहना चाह रहा है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम जिंदा रहने के लिए हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। हम जिंदा रहने के लिए हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। और लेकिन ब्रीदिंग जो है हमारी लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है, कैसे होता है, जब हम ब्रीथ करते हैं तो क्या क्या होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या ब्रीथ करते हैं, यहाँ तक कि प्लांट और माइक्रोब्स को भी इंक्लूड करके क्या वो ब्रीथ करते हैं, अगर ब्रीथ करते हैं तो कैसे ब्रीथ करते हैं। All living organisms need energy for carrying out daily life activities, be it absorption, transport, movement, reproduction, or even breathing. Where does all these energy comes from? We know we eat food for energy, but how is this energy taken from food? How is this energy utilized? Do all food give the same amount of energy? Do plant eat? Where do plant get their energy from? And microorganism for their energy requirement, do they eat food? तो क्या कहते हैं, सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होती हैं उनको डेली लाइफ की एक्टिविटी के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो, ट्रांसपोर्ट हो, मोमेंट हो, रिप्रोडक्शन हो, यहाँ तक कि ब्रीदिंग ही क्यों ना हो। अब बात आती है कि एनर्जी जब चाहिए तो एनर्जी कहाँ से आती है। एनर्जी आती है जब हम खाना खाते हैं तो खाने से एनर्जी आती है। अब एनर्जी, हाउ इज़ दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड? अब फूड से एनर्जी कैसे ली जाती है, फिर उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है। डू ऑल फूड गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी? क्या सारे जितने भी फूड है, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, क्या सारे क्या सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं? क्या प्लांट भी प्लांट भी खाते हैं? क्या प्लांट भी एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में लेते हैं? और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, डू दे ईट फूड? तो क्या ऐसी सारी मैकेनिज्म होती हैं? तो क्या होगा, कैसे होगा, क्या प्रोसेसिंग होती है, रिस्पायरेशन क्या है, ये सब इसमें देखने वाले हैं। तो यू मे वंडर एट सेवरल क्वेश्चन राइज्ड एबव। तो ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आ रहे होंगे। दे मे सीम टू वेरी डिसकनेक्टेड, but in reality the process of breathing is very much connected to the process of release of energy from food. Let us try and understand how this happen. तो ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे दिमाग में, फिर वो आपस में बहुत ये वेरी डिसकनेक्टेड, बट इन रियलिटी द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। ब्रीदिंग का कनेक्शन है फूड से, एनर्जी किस तरीके से रिलीज होती, फूड से एनर्जी किस फॉर्म में आती, कैसी आती है, वो ब्रीदिंग का इससे डायरेक्ट कनेक्शन है। तो वही हम देखने वाले हैं। ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस is obtained by the oxidation of some macromolecule that we called food. Green plant and cyanobacteria can prepare their own food by the process of photosynthesis. They trap light energy and convert it into chemical energy that is stored in the bond of carbohydrate like glucose, sucrose, and starch. We must remember that in green plant too, not all cell tissue organ photosynthesizes only cell containing chloroplast that are most often located in the superficial layer, carried out photosynthesis. Hence, even in green plant, all other organ, tissue and cell that are non-green need food for oxidation. Hence, food has to be translocated to all non-green part. Animals are heterotrophic that obtain food from plant. तो क्या कहते हैं तो कहना चाह रहा है कि ऑल द एनर्जी, मतलब जितनी भी एनर्जी हैं वो लाइफ की प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी होती हैं। ये जो एनर्जी आती है कहाँ से आती है? कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल हैं, उनकी ऑक्सीडेशन से आती है। उस माइक्रो मॉलिक्यूल को हम फूड कहते हैं। ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया जो है अपना खाना खुद बनाते हैं। किससे बनाते हैं, किस मैकेनिज्म से? फोटोसिंथेसिस से। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट एनर्जी को पकड़ा जाता है, फिर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो केमिकल एनर्जी बॉन्ड के फॉर्म में स्टोर होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च।
स्टार्च क्या है? ये प्लांट का स्टोरेज मटेरियल है। प्लांट में एनर्जी स्टार्च के फॉर्म में स्टोर की जाती है। और जो एनिमल स्टार्च है, एनिमल स्टार्च तो एनिमल स्टार्च किसको बोलते हैं? ग्लाइकोजन को बोलते हैं। ग्लाइकोजन ये कहाँ कहाँ स्टोर होता है? स्टोर कहाँ कहाँ होगा? इन ब्रेन में स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है और मसल्स में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन जो है ह्यूमन बॉडी में ब्रेन, लीवर और मसल्स में स्टोर होता है और प्लांट में फूड जो है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। वी मस्ट रिमेंबर दैट ग्रीन प्लांट टू, हमें याद रखना चाहिए कि केवल ग्रीन प्लांट ही खाना बनाते हैं, सारी सेल नहीं बनाती। टिश्यू एंड आर्गन फोटोसिंथेसिस ओनली सेल, ऐसी सेल या ऐसा आर्गन ही केवल फोटोसिंथेसिस करेगा जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ लाई करते हैं? ये सुपरफिशियल लेयर में लाई करते हैं, ना कि डीप लेयर में। सुपरफिशियल लेयर में लाई करते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। इवन इन ग्रीन प्लांट ऑल अदर आर्गन टिश्यू एंड सेल आर नॉन ग्रीन। तो क्या जो आपके टिश्यू या सेल वो ग्रीन नहीं, उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो क्या उनको एनर्जी नहीं चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो उनको एनर्जी किस फॉर्म में ली जाती है? फूड ऑक्सीडेशन होता है फूड का। फिर उस फूड का क्या किया जाता है? ट्रांसलोकेशन किया जाता है उन जगहों पे जहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। नॉन ग्रीन पार्ट में फूड का ट्रांसलोकेशन किया गया। एनिमल हेट्रोटॉपिक होते, एनिमल क्या है? हेट्रोटॉपिक होते, खाना खुद नहीं बनाते। तो ये फूड अपना जो खाना है वो प्लांट से लेते हैं। ठीक है। डायरेक्टली हार्बिवोरस, या तो एनिमल जो है हार्बिवोरस ले लेते हैं या तो इनडायरेक्टली कार्निवोरस। सेप्रोफाइट लाइक फंजाई आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. What is important to recognize that ultimately all the food that is required for the life process comes from the photosynthesis. This chapter deals with the cellular respiration. Cellular respiration are the mechanism of breakdown of food material within the cell to release the energy and trapping of the energy for the synthesis of ATP. तो क्या कहता है कि एनिमल जो है वो प्लांट से डायरेक्टली जो खाना लेते हैं उनको हर्बीवोरस बोलते हैं, जो इनडायरेक्टली लेते हैं उनको कार्निवोरस बोलते हैं। अब सेप्रोफाइट्स जैसे फंजाई के हैं, सेप्रोफाइट्स हैं। ये सेप्रोफाइट टू होते हैं जो डेड या डिकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं, तो वहाँ से अपना खाना लेते हैं। अब यहाँ पे अल्टीमेटली ऑल द फूड दैट रिस्पायर फॉर लाइफ प्रोसेस कम्स फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। वो सारा फूड का फॉर्म, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे लिपिड हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड एंड अदर कुछ भी हो, तो वो क्या करता है कि सारा वो जितना भी फूड का जो फॉर्मेट है वो फोटोसिंथेसिस से ही आया हुआ है। रिस्पायर्ड बाय लाइफ प्रोसेसेस, इसमें हम क्या देखने वाले हैं? सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है? सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है? फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन सेल के अंदर कैसे होता है, फिर उस एनर्जी जो रिलीज होगी उस एनर्जी को ट्रैप किया जाता है और एटीपी बना दिया जाता है। तो एटीपी को बोलते हैं सेलुलर एनर्जी, या फिर बोल सकते हैं एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कौन है? एटीपी है। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। Photosynthesis, of course, take place within the chloroplast. Photosynthesis take place within the chloroplast in the eukaryotes, where the breakdown of complex molecules yield energy take place in the cytoplasm and in the mitochondria. Also, only in eukaryotes. The breaking of C bond of complex compound during the oxidation within the cell, leading to a release of considerable amount of energy called respiration. The compounds that oxidize during the process known as respiratory substrate. Usually carbohydrate are oxidized to release energy, but protein, fat and even organic acid can be used as respiratory substance in some plants. Under certain condition, during oxidation within the cell, all energy contained respiratory substrate is not released free into the cell or single step. The single step, it is released in the series of slow stepwise. It is released into the slow stepwise reaction controlled by enzymes and trapped as a chemical energy in the form of ATP. Hence, it is important to understand the energies released by the oxidation in the respiration is not
used directly but used as synthesis of ATP, which is broken down whenever energy needs to be utilized. ATP act as energy currency of cell. ATP act as energy currency of cell, and this energy trapped in ATP is utilized in various energy requiring process of living organism. Carbon skeleton produced during respiration is used as precursor for biosynthesis of other molecule in cell. तो अब ये कहना क्या चाह रहा है, अब इसको पढ़ लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो हमारे क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो यूकैरियोट्स में होते हैं। अब जहाँ और यहाँ पे हमारा फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है, और जो ब्रेकडाउन जो मॉलिक्यूल का है वो साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो सिंथेसिस ऑफ फूड कहाँ पर होगा? क्लोरोप्लास्ट में, एंड ब्रेकडाउन ऑफ फूड, कहाँ पर होगा? ये दो जगह हो सकता है। एक तो हमारा साइटोप्लाज्म में हो सकता है, दूसरा कहाँ हो सकता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकता है। साइटोप्लाज्म में या माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में फूड का ब्रेकडाउन होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर फूड बनता है। ठीक है, तो इसमें तोड़ा क्या जाता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तोड़ा जाता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तोड़े जाते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होता है, जिससे क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। तो इसको बोलते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या है? हमारे पास में कोई कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हुआ, तो इससे क्या निकला? CO2 निकला, H2O निकला, और साथ में एनर्जी रिलीज हो जाती। ये क्या है? एनर्जी रिलीज हो जाती। इसी को बोलते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। तो यहाँ पर जो रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट हो सकते हैं, वो रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या कार्बोहाइड्रेट ही केवल एनर्जी देगा? नहीं, इसके अलावा प्रोटीन भी होते हैं, फैट भी होता है, और यहाँ तक कि ऑर्गेनिक एसिड भी। तो ऑर्गेनिक एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये भी रेस्पायरेटरी सब्सटेंस के तौर पे यूज किए जाते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन द सेल, तो जब सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होता है तो उस दौरान में रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट इज नॉट रिलीज फ्री इनटू द सेल। तो रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट को सेल में फ्रीली नहीं छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कोई सिंगल स्टेप नहीं होती, इसमें बहुत सारी सीरीज जुड़ी होती, बहुत सारे स्टेप होते हैं। तो स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन कंट्रोल होती है एंजाइम से। तो यहाँ पर कोई भी जितनी स्टेप होगी वो एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन होती है। फिर उस दौरान में जो केमिकल एनर्जी रिलीज होती, उस केमिकल एनर्जी को ATP के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है, और इस वजह से इसको बोला जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो एनर्जी जो है रिलीज किया गया ऑक्सीडेशन से इन द रेस्पायरेशन इज नॉट यूज डायरेक्टली। तो एनर्जी जो रिलीज किया गया ऑक्सीडेशन से रेस्पायरेशन में, वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, पहले उसको ATP बनाना पड़ेगा। फिर ATP बनने के बाद में जहाँ पे जैसी ज़रूरत होगी तो वहाँ पे उसको ब्रेक करके एनर्जी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एनर्जी को यूज नहीं कर सकते हैं, एनर्जी को यूज करते हैं ATP के फॉर्मेट में यूज करते हैं। तो ATP को बोला गया है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो यहाँ पे जो कार्बन स्केलेटन है, कार्बन स्केलेटन ही जो है प्रिकर्सर है बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल सेल। सेल के अंदर जो और मॉलिक्यूल जो बनते हैं उनका प्रिकर्सर क्या है? आपका कार्बन स्केलेटन है। अब अगला टॉपिक क्या आता है हमारे पास में? डू प्लांट ब्रीथ? क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं? क्या प्लांट सांस लेते हैं? विल द आंसर इन दिस क्वेश्चन इज नॉट क्विट सो डायरेक्ट। यस, plant requires O2 for respiration to occur, and they also give out CO2. Hence plant have system in place with that ensure the availability of O2. Plant, unlike animal, have no specialized organ for gaseous exchange, but they have stomata and lenticels for this purpose. There are the several reasons why plant can get along without respiratory organ. First, each plant partake care of own gas exchange needs. There is very little transport of gases from one plant to another. Second, plant do not present great demand for gas exchange. Root, stem, leaves respire at rate far lower than the animals. So only during photosynthesis a large volume of gas is exchanged, and each leaf is well adapted to take care of its own need.
during the periods when cell photosynthesis availability of O2 is not a problem in these cells since O2 is released within the cells। तब क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या प्लांट सांस लेते हैं, तो ये कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो हाँ ये कह सकते हैं प्लांट सांस लेते हैं, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो O2 जो लिया जाएगा रिस्पायरेशन के लिए, O2 लिया जाता और CO2 को छोड़ा जाता। तो रिस्पायरेशन में O2 ली जाती है और CO2 को छोड़ी जाती, जबकि फोटोसिंथेसिस में CO2 को लिया जाता, O2 को छोड़ा जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि O2 की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो प्लांट जो है एनिमल की तरह इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड आर्गन नहीं होता है जिससे वो गैसेस एक्सचेंज कर सकें, लेकिन इनके पास में कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जैसे स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। स्टोमेटा और लेंटिसेल्स इनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हैं जिनसे गैसेस एक्सचेंज होता है। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि प्लांट के पास में कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यों नहीं पाया जाता है। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो इसका क्वेश्चन है उसका आंसर ये है, इनके पास में गैसेस एक्सचेंज नीड्स की केयर ये खुद कर सकते हैं। इनमें जो है गैसेज का जो ट्रांसपोर्ट होता है बहुत कम हो पाता है एक प्लांट से दूसरे पार्ट, एक प्लांट वन प्लांट पार्ट टू अनदर प्लांट पार्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, प्लांट के पास में कोई ज़्यादा डिमांड नहीं होती गैस एक्सचेंज करने के लिए। क्यों नहीं होती है, क्योंकि रूट स्टेम और लीव्स जो होती हैं वो लोअर रेट से रिस्पायरेशन करती हैं, जबकि एनिमल में ज़्यादा स्पीड से रिस्पायरेशन होता है। ओनली फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान में ही केवल लार्ज बहुत सारी गैसेज का एक्सचेंज होता है। तो उस समय लीव जो होती है वेल एडाप्टेड होती है अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, उसको कौन सी गैस कैसी लेनी है सब उसको एडाप्टेड है। व्हेन सेल फोटोसिंथेसिस, जब सेल फोटोसिंथेसाइज करती है तो O2 की अवेलेबिलिटी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस के दौरान में O2 की अवेलेबिलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों, क्योंकि O2 जो है सेल के अंदर रिलीज की जाती है फोटोसिंथेसिस के दौरान में। अब जो इसका जो तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड डिस्टेंस द गैसेज, डिस्टेंस दैट गैसेज मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्कि प्लांट इज नॉट ग्रेट। ईच लिविंग सेल इन द प्लांट इज लोकेटेड क्विट क्लोज टू द surface ऑफ प्लांट। दिस इज ट्रू फॉर लीव्स। यू मे आस्क बट वाट अबाउट थिक woody stem and roots? In stem, the living cells are organized in thin layer inside and beneath the bark. They also opening called lenticels. The cells in the interior are dead and provide only mechanical support. Thus, most cells of the plant have at least a part of their surface in the contact with air. This is also facilitated by the loose packing of parenchyma cell in the leaves, stem and roots, which provide an interconnected network of air spaces. तो क्या कहते हैं कि जो तीसरा जो है वो गैसेज जो होती हैं ज़्यादा डिस्टेंस में गैसेज डिफ्यूज होती हैं बहुत ज़्यादा ही लार्ज में, बल्कि प्लांट इज़ नॉट ग्रेट, बल्कि प्लांट में ज़्यादा नहीं होती हैं। तो लिविंग सेल में जो प्लांट की जो लिविंग सेल में है वो उसकी सेल जो होती है प्लांट के सरफेस पे पाई जाती है। ट्रू फॉर लीव्स, वो लीफ के लिए ही सही है। तो क्या कहते हैं कि जो थिक या वुडी स्टेम होते हैं या रूट होते हैं उनकी जो लिविंग सेल के पास में उसके लिविंग सेल जो होती हैं वो थिन लेयर के अंदर यानी कि बार्क के अंदर होती हैं, जिनको बोलते हैं लेंटिसेल्स। तो इनके पास में लिविंग सेल होती है, जिनका नाम होता है लेंटिसेल। लेंटिसेल किस में होगा, वुडी स्टेम या थिक जो हार्ड स्टेम होते हैं जो ओल्ड होते हैं उनमें लेंटिसेल्स पाई जाती हैं। ये सेल एंटीरियर डेड होती हैं, लेंटिसेल्स इंटीरियर डेड होती हैं ताकि वो मैकेनिकल सपोर्ट दे सके। लेंटिसेल्स केवल मैकेनिकल सपोर्ट देता है। और इनके पास में पैरेन्काइमा सेल लूजली पैक्ड होती हैं लीफ में पैरेन्काइमा सेल लूजली पैक्ड होती, लीफ में, स्टेम में और रूट में। लूजली पैक्ड इस वजह से होती हैं ताकि उनमें एयर स्पेसेज बन सकें। तो कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज विच प्रोड्यूस CO2 एंड H2 एंड इंड प्रोडक्ट एंड यील्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, उससे CO2 H2 मिल गया और एनर्जी भी रिलीज हो गई। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इफ़ दिस एनर्जी यूज इज टू बी यूजफुल टू द सेल
it should able to utilize it synthesize other molecule that our cell requires. The strategy that our plant cell uses to catabolize the glucose molecule in a such a way that not all liberate energy goes out of heat. The keys to oxidize glucose is not in one step but in several small steps, enabling some step to just large enough such energy release can be coupled to ATP synthesis. How this is done? Essentially story of respiration. तो क्या कहते हैं कि यहाँ पे आपका जो मॉलिक्यूल हैं सेल के पास में जो आपके पास में ग्लूकोज वगैरह है उसका क्या किया जाता है, कैटाबॉलिज्म किया जाता है, मतलब उसको तोड़ा जाता है। जब तोड़ा जाएगा तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। अब ये जो आपकी जो ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का वो केवल एक स्टेप में नहीं होता है, ये इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप होते हैं ताकि उसमें एनर्जी रिलीज होती रहती है। अब जो एनर्जी होती है इसको कपल कर दिया जाता है, पेयरिंग का इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एटीपी बना करके। तो ये हाउ इज़ दिस डन, ये कैसे होती, अब देखते हैं स्टोरी ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन की कहानी क्या है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन ऑक्सीजन यूटिलाइजेस and carbon dioxide water energy are released as a product. The combustion of reaction requires oxygen. Combustion of reaction requires oxygen, but some cell live whenever oxygen may or may not be available. Can you think such situation and organism where O2 is not available? There is a sufficient reason to believe that the first cell on this planet lived in atmosphere that lacked oxygen. Even present day living organism we know of several that are adapted anaerobic condition. Some of these organisms are facultative anaerobe, while the other requirement of anaerobic condition is obligate. All living organism retains enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen. This breakdown of glucose to pyruvic acid called as glycolysis. तो क्या कहते हैं कि रेस्पायरेशन के दौरान में O2 यूज की जाती है और CO2 और वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। अब कंबशन के लिए O2 ज़रूरी है, लेकिन कुछ सेल ऐसी हैं लाइफ रहती हैं, जिंदा रहती हैं, ऑक्सीजन हो या ना हो, अवेलेबिलिटी उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कौन है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है ये आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस एंड एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकता, तो लिख सकते हैं कैन बी सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। माइकोप्लाज्मा भी ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकता है, विदाउट कैन बी सर्वाइव विदाउट O2 के बिना भी माइकोप्लाज्मा सर्वाइव कर सकता है। ये इसके पास सेल वॉल एब्सेंट होती इसके पास, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल एब्सेंट होती। इसका जो साइज होता है वो 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। एक पीपीएलओ होता है, पीपीएलओ का साइज 0.1 माइक्रोमीटर का होता है, 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा वो एक सेल ही है, प्रोकैरियोट्स हैं, वो ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है, उसके लिए कोई O2 की अवेलेबिलिटी कोई ज़रूरी नहीं है। तो सफिशिएंट रीजन टू बिलीव, इसको बहुत सारे रीजन हैं कि इसको विश्वास दिलाने के लिए कि जो पहली जो सेल थी इस प्लेनेट के ऊपर उस समय एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं थी, तो उस समय के ऑर्गेनिज्म जो थे वो एनारोबिक कंडीशन में रेस्पायरेशन करते थे। कुछ ऑर्गेनिज्म जो थे फैकल्टेटिव एनारोब थे, उनमें कुछ जो है एनारोबिक कंडीशन में ऑब्लिगेट थे, मतलब केवल कुछ तो एरोबिक एनारोबिक दोनों में कर सकते थे, कुछ जो है केवल एनारोबिक कंडीशन में ही सर्वाइव करते थे। तो एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव करते थे उनको ऑब्लिगेट बोलते हैं, जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों में करते थे उनको फैकल्टेटिव एनारोब बोला गया। तो इस सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंजाइमेटिक मशीनरी पाई जाती है जो ग्लूकोज को पार्सली ऑक्सीडाइज करती हो विदाउट द हेल्प ऑफ O2। ऑक्सीजन के बिना ग्लूकोज को पार्सली ऑक्सीडाइज कर देती हो और ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना देती हो, उस एंजाइमेटिक मशीनरी का नाम है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। ठीक है, ये ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है,
पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है। तो ग्लाइकोलिसिस को बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है? The term glycolysis has connoted the Greek word. Term glycolysis originated from the Greek word glykos for sugar and lysis for splitting. Scheme of glycolysis was given by the Gustav Embden and Otto Meyerhoff and J. Parnas and referred to as EMP pathway. In anaerobic organism, it only processes in respiration. Glycolysis occurs in cytoplasm. Glycolysis occurs in cytoplasm of the cell present in all living organisms. In this process, glucose undergoes partial oxidation to form two molecules of pyruvic acid. In the plants, glucose is derived from sucrose, and end product of photosynthesis are the form storage कार्बोहाइड्रेट। तो इंड प्रोडक्ट क्या होता है इसका? कार्बोहाइड्रेट है। तो देख लेते हैं। तो जो ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस जो एक वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है ग्लाइकोस। ग्लाइकोज मतलब शुगर होता है, लिसिस मतलब स्प्लिटिंग होता, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही ग्लाइकोलिसिस होती है। अब ग्लाइकोलिसिस को एम्बडन, मेयरहाफ एंड पारनास ने बतला, इस वजह से ये ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में यही केवल एक ऐसी प्रोसेस है जो रेस्पिरेशन में होती है। ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होगा। लोकेशन क्या? साइटोप्लाज्म में है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में साइटोप्लाज्म में होती है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा? ग्लूकोज का पार्शियली ब्रेकडाउन या पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है, जिससे दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बन जाते हैं। प्लांट में ग्लूकोज जो है वो सुक्रोज से आता है। तो जो फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट है या फॉर्म स्टोरेज जो है मटेरियल है इसका ग्लूकोज का, वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट होता है। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज and fructose by the enzyme invertase, and this two monosaccharide readily interest to glycolytic pathway. Glucose and fructose are phosphorylated to give rise to fructose glucose 6-phosphate by the activity of enzyme hexokinase. ठीक है। This phosphorylated form of glucose isomerases to produce fructose 6-phosphate. Subsequent step of metabolism and glucose and fructose are same. Metabolism of glucose and fructose are same. In glycolysis, chain of 10 reaction under the control of different enzyme take place to produce pyruvate from glucose. While studying the step of glycolysis, please note the step of utilization or synthesis of ATP and NADPH take place. तो क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा हमारे पास में क्या है? सुक्रोज है। तो हमारे पास में क्या है? सुक्रोज है। तो सुक्रोज को तोड़ा गया किस में? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में मतलब ग्लूकोज का फार्मूला होता है C12H22O11। इसको तोड़ा गया किस में? इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। इन्वर्टेज भी बोलते हैं इसी को, या इसी को सुक्रेज भी बोलते हैं, सुक्रेज एंजाइम। तो ग्लूकोज बनेगा C6H12O6, ये भी आपका C6H12O6 होता है। तो इससे बन गया हमारा ग्लूकोज। सुक्रोज से ग्लूकोज फ्रक्टोज बन गया। एंजाइम पड़ा इन्वर्टेज, इसमें बनी दो मोनोसेकेराइड बनी, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज का क्या होगा? फास्फोराइलेशन होगा। तो फास्फोराइलेशन होता तो इस समय जो एंजाइम काम करता है उसका नाम होता है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज ने क्या किया? ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, मतलब यहाँ पे ATP खर्चा हो गया, तो इसको बोलते हैं फास्फोराइलेशन। फिर यहाँ पे ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बना, तो यहाँ पर एक एंजाइम काम करेगा जिसको बोलते हैं आइसोमरेजेज एंजाइम आ गया। आइसोमरेजेज एंजाइम से क्या हुआ? ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बना। फिर क्या होगा? फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बनेगा। यहाँ पर भी क्या होगा? फास्फोराइलेशन होता है, यहाँ पर भी फास्फोराइलेशन हुआ। तो फास्फोराइलेशन एक तो हमारा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट में हुआ, दूसरा फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में हुआ। फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट से बनता है ट्राइओज फास्फेट।
ट्रायोज फास्फेट को बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो कि 3 कार्बन का होता है। ट्रायोज फास्फेट और कन्वर्ट हो सकता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, इसको बोलते हैं DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट दोनों 3 कार्बन के आपस में इंटरचेंजेबल हैं। फिर ट्रायोज फास्फेट से बनता है ट्रायोज बिस फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि अब यहाँ से डबल डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल बन गए हैं दो, एक ट्रायोज फास्फेट है जिसमें से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दूसरा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जो कि 3 कार्बन का। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पर NADP प्लस क्या होगा, रिड्यूज हो जाएगा और बन जाएगा NADH2 प्लस, यहाँ पे होता है रिडक्शन। और यहाँ पे NADP प्लस क्या है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। तो 2 ट्रायोज बिस फास्फेट बना, मतलब वस 3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर इसका यहाँ से फास्फेट ग्रुप हट जाता है तो ट्रायोज फास्फेट बनता है। यहाँ पे बिस फास्फेट था, एक फास्फेट हटा तो एक बच गया, 2 थे। तो यहाँ पे ADP ने फास्फोरस को फास्फेट को लिया और ATP बना दिया। तो यहाँ पे बन गया हमारे पास ट्रायोज फास्फेट बन गया। उसके बाद में क्या बनता है, ट्रायोज फास्फेट को बोलते हैं 3PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड बोल दिए। अब फास्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का है, अब यहाँ से बनेगा 2 फास्फोग्लिसरेट बनता है। अब 2 फास्फोग्लिसरेट से क्या होगा, यहाँ से वाटर निकल जाता है और बन जाता है फास्फोइनाल पायरुवेट, इसको बोलते हैं पेप, फास्फोइनाल पायरुवेट बन जाता है। फिर फास्फोइनाल पायरुवेट से यहाँ पे क्या होगा, फास्फेट ग्रुप हट जाता है और बनता पायरुविक एसिड। इस फास्फेट ग्रुप से फिर ATP निकल जाएगा। जहाँ जहाँ फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा वहाँ वहाँ ATP खर्चा होगा, और जहाँ जहाँ फास्फेट ग्रुप निकल जाता है वहाँ वहाँ ATP बन जाती है। तो इस तरीके से हमारा 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बन गया। तो एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बना, तो यहाँ पे क्या बना, फास्फेट ग्रुप जुड़ा तो ATP खर्चा हुआ। इस दौरान में एंजाइम जो काम किया उसका नाम था हेक्सोकाइनेज। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, ये एल्डिहाइड एक कीटोन है, तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम आइसोमरेजेज होगा। अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट से 1,6 बिस फास्फेट बनेगा, यहाँ पे एक बार और फास्फोराइलेशन हुआ तो यहाँ पर भी ATP खर्चा हो जाएगा। फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट से बनता है ट्रायोज फास्फेट। अब ट्रायोज फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बनता है, दूसरा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, इसको DHAP भी बोलते हैं। अब जैसे ही ट्रायोज फास्फेट जो होगा वो आपका ट्रायोज बिस फास्फेट में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे NAD प्लस का रिडक्शन हो जाता है और बन जाता है NADH2 प्लस। तो यहाँ से बनता है 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड। फिर यहाँ पे बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड, इसके पास में 2 फास्फेट ग्रुप हैं, तो यहाँ पे एक फास्फेट ग्रुप हट जाता है। जब फास्फेट ग्रुप हटेगा तो ATP बन जाएगा, तो बनता है ट्रायोज फास्फेट। ट्रायोज फास्फेट को बोलते हैं 3PGA, मतलब 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। फिर 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फास्फोग्लिसरेट बनता है। फिर यहाँ पे 2 फास्फोग्लिसरेट से क्या होगा, हाइड्रेशन हो जाएगा, मतलब वाटर निकल जाएगा। फिर उससे बनता है फास्फोइनाल पायरुवेट, इसको पेप बोलते हैं। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे फास्फेट ग्रुप है ये भी हट जाता तो बनता है ATP, तो ATP बन जाएगा तो बन जाता फास्फोइनाल पायरुविक एसिड बन जाता है, जो कि 3 कार्बन का होता है। तो ये हमारे 2 मॉलिक्यूल बन गए। तो टोटल हमारे पास में इधर कितना ATP बना, इधर 2 बार चलेगा तो 2 ATP यहाँ पे बन गया, और यहाँ पे हमारे पास में ये भी 2 मॉलिक्यूल बन गया, 2 NADH2 बन गया, और यहाँ पे भी हमारा 2 ATP ही बनेगा। तो टोटल ATP कितने बने, डायरेक्ट ATP कितने बनते हैं, डायरेक्ट ATP कितने बनते हैं, 2 यहाँ बना 2 यहाँ बना, तो हमारे पास 4 ATP डायरेक्ट बनते हैं। इनडायरेक्ट कितने बनते हैं, इनडायरेक्ट तो इनडायरेक्ट ATP कितने बनते हैं हमारे पास में, तो 2 हमारे पास बनते हैं NADH2 प्लस, NADH2 प्लस 2 बन जाते हैं। तो इससे हमारा बन जाएगा 2 × 3, एक NADH2 में 3 होता है, तो टोटल 6 ATP यहाँ पे बन गया। और टोटल खर्चा कितना हुआ, कंज्यूम्ड ATP कंज्यूम्ड कितना हुआ है, 2 बार हुआ तो 2 ATP कंज्यूम्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल गेन कितने का हुआ, टोटल गेन ATP कितना का हुआ, 6 ये था, 4 ये बना, 10 बने,
तो 10 बने, जिनमें से 2 खर्चा हो गया, तो टोटल 8 ATP। तो नेट गेन ATP के कितना हो, टोटल गेन ऑफ ATP 8 ATP। अगर सबस्ट्रेट लेवल अगर बोलेगा तो सबस्ट्रेट लेवल का बनता है हमारे पास में 2 ATP का नेट गेन होता है। तो नेट गेन ऑफ ATP सबस्ट्रेट लेवल, नेट गेन ऑफ डायरेक्ट ATP, जो डायरेक्ट ATP का जो नेट गेन होता है वो कितना होगा, बने कितने थे 4, खर्चा कितना हो गया 2, तो बराबर बन गया 2 ATP। तो डायरेक्ट जो आपका नेट गेन ATP होगा, डायरेक्ट ATP का गेन वो 2 होता है। टोटल कितना गेन होता है तुम्हारे पास में 8 ATP का टोटल गेन होता है। चलिए अब देख लेते हैं आगे। ATP यूज एज 2 स्टेप, 2 स्टेप में ATP यूज हुआ। पहली बार में कब हुआ, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट जब कन्वर्ट हुआ। दूसरी बार कब हुआ, जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बना। तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट फिर टूट जाता है किसमें, डाईहाइड्रोक्सीसीटोन फास्फेट में, और 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड यानी कि PGL में टूट जाता है। तो वी फाइंड दैट देयर इज वन स्टेप वेयर NADPH2 इज फॉर्म्ड फ्रॉम NAD प्लस। तो यहाँ पे एक NADH2 बना हुआ है NADP प्लस से। कहाँ पे बना हुआ है, जहाँ से आपका जहाँ से आपका ट्रायोज फास्फेट से ट्रायोज बिस फास्फेट बना था। तो उस दौरान में जब ट्रायोज फास्फेट से ट्रायोज बिस फास्फेट जब बन रहा था, तब आपका NAD प्लस ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और क्या बना दिया, आपका बन गया क्या, NADH2 प्लस बन गया। तो दिस इज व्हेन 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड PGL इज कन्वर्टेड इनटू 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड BPAG। तो जब PGL से BPG जब बना, तो उस दौरान में आपका NAD प्लस से NADH2 प्लस बन गया। यहाँ पे 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे दो हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया, 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट हो गया, रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम PGL एंड ट्रांसफर टू मॉलिक्यूल NADP प्लस। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन एटम निकलते हैं और NAD प्लस को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो PGL ऑक्सीडाइज हो जाता है और इनऑर्गेनिक फास्फेट यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, BPGA। फिर BPGA आपका क्या है, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट, वो कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। इज आल्सो एन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। तो ये भी एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस होती है, मतलब यहाँ पे आपकी एनर्जी, यहाँ पे फास्फेट ग्रुप हट रहा है, तो उस फास्फेट ग्रुप को पकड़ के ATP बना दिया जाता है। तो एक अनदर ATP सिंथेसाइज हो गया, कब, जब पेप से फास्फोपायरुविक एसिड बन गया। तो हमारे पास में 2 जगह ATP बन रहा है। एक तो कहाँ पे, एक तो आपका कहाँ पे, जब आपका ट्रायोज विस फास्फेट से ट्रायोज फास्फेट बन रहा है, एक फास्फेट यहाँ से हट रहा है तो ATP बन रहा है। दूसरा फास्फोइनॉल पायरुवेट से जब पायरुविक एसिड बन रहा है तब आपका ATP बन रहा है। ठीक है, कैन यू देन कैलकुलेट द हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल आर डायरेक्टली सिंथेसाइज। तो डायरेक्टली कितने मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हुए हैं, तो डायरेक्टली जो बने हुए हैं ATP का मॉलिक्यूल कितना बना है, 4। तो डायरेक्ट कितना बना है, 4 ATP डायरेक्ट बने हुए हैं इन दिस मॉलिक्यूल फ्रॉम द वन मॉलिक्यूल। अगर बोलेगा कितना आपका खर्चा हुआ, तो खर्चा 2 हुआ है। तो कैलकुलेट हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल कैन डायरेक्टली सिंथेसाइज इन दिस पाथवे फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो बता सकते हैं 4 ATP। पायरुविक एसिड इज डेंट की प्रोडक्ट, पायरुविक एसिड इज ए की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का की प्रोडक्ट कौन है, पायरुविक एसिड। अब बात आती है पायरुविक एसिड का भाग्य क्या होगा, फेट क्या होता है। तो मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट, इट डिपेंड्स अपॉन सेलुलर नीड। तो सेलुलर नीड पे डिपेंड करता है कि पायरुविक एसिड का फेट क्या होगा, मेटाबॉलिक फेट क्या होता है। तो इसके देयर आर द 3 मेजर वे इन द डिफरेंट सेल हैंडल पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलिसिस। These are the lactic acid fermentation, alcoholic fermentation, aerobic respiration. Fermentation take place under the anaerobic condition. Fermentation take place at the anaerobic condition in many prokaryotes and unicellular eukaryotes. For the complete oxidation of glucose to CO2 and H2O, adapted Krebs cycle. Adapted Krebs cycle. Adapted Krebs cycle also called as aerobic respiration. दिस रिक्वायर्स O2 सप्लाई। तो क्या कहते हैं कि इस पायरुविक एसिड का जो फेट है वो सेलुलर नीड पे डिपेंड करता है। तो इसमें 3 रास्ते होते हैं जो अलग अलग सेल में होता है। जो ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बना हुआ उसके 3 अलग अलग रास्ते हैं। पहला क्या है, पहला इसका क्या है, फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन।
दूसरा क्या है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। पहला लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और तीसरा जो है एरोबिक रिस्पायरेशन। तीन इसके रास्ते, या तो उसका पायरुविक एसिड का लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकता है, या तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकता है, या तो एरोबिक रिस्पायरेशन हो सकता है। फर्मेंटेशन जो है वो एनरोबिक कंडीशन में होता है, बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में। तो फर्मेंटेशन किस में होगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट में, बहुत सारे प्रोकैरियोट में। यूनिसेलुलर यूकैरियोट कौन है, ईस्ट आ जाता है, ईस्ट आ जाता है। तो ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। प्रोकैरियोट तो पता ही है, बैक्टीरिया वगैरह आ गए। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से क्या बनता है, CO2 बन जाता है। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कहाँ पे होता है, क्रेब्स साइकिल में होता है। इस वजह से इसको बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, जिसमें हमें O2 की सप्लाई होती है, ज़रूरत पड़ती है। तो फर्मेंटेशन देख लेते हैं। fermentation. In fermentation, say yeast, incomplete oxidation of glucose is achieved under anaerobic condition. Set of the reaction where pyruvic acid is converted to CO2 and ethanol. This enzyme pyruvic acid decarboxylase and alcohol dehydrogenase catalyzes this reaction. Under organism like some bacteria produces lactic acid from pyruvic acid. Step involves the shown the figure. Animal cell also like muscles during exercise when oxygen is inadequate for cellular respiration. Pyruvic acid reduced to lactic acid by the lactate dehydrogenase enzyme. Reducing agent is NADH2 plus which is reoxidized to NAD plus in both processes. तो क्या कहना चाह रहा है कि फर्मेंटेशन के दौरान में, जिसमें आप ईस्ट आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का एनरोबिक कंडीशन में, जहाँ पे पायरुविक एसिड जो है CO2 और एथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करने वाले जो एंजाइम है, वो एंजाइम कौन कौन है, पहला जो है डीकार्बोक्सिलेज है, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। दूसरा जो है अल्कोहल डीहाइड्रोजनेजेज होते हैं। तो पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेजेज और अल्कोहल डीहाइड्रोजनेजेज ये क्या करते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का कराते हैं, जिससे अल्कोहल और CO2 बनती है। कुछ और भी ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गए, इनमें जो है लैक्टिक एसिड जो होती है पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनने लगता है। और एनिमल में, ह्यूमन में मसल्स के एक्सरसाइज के दौरान में ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है, ऑक्सीजन की पूर्ति कम होने लगती है, सेलुलर रिस्पायरेशन की रेट बढ़ जाती है। तो उस समय आपका पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है बाय द लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज। रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे कौन होगा, NADH2 प्लस। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है यहाँ पर, NADH प्लस H+N। यहाँ पे कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो रीऑक्सीडाइज करता है NADP प्लस को इन बोथ प्रोसेसेस। इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड एल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी रिलीज्ड लेस देन 7%। इसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज नहीं होती, 7% से भी कम होती है जो ग्लूकोज में रिलीज होती एनर्जी। तो ये एनर्जी को ट्रैप किया जाता है हाई एनर्जी बाउंड ATP में। आल्सो प्रोसेस द हैजार्डियस आइदर एसिड और एल्कोहल प्रोड्यूस। What is the net ATP that is synthesized? How calculate how many ATP are synthesized and deduct the number of ATP utilized during the glycolysis when one molecule of glucose is fermented to alcohol or lactic acid. Yeast poison themselves to death when concentration of alcohol reaches about 13%. What then would be maximum concentration of alcohol in beverage that are naturally fermented? How do you think alcohol beverage of alcohol content greater than this concentration of obtained? तो ये क्या कहना चाह रहा है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करो या अल्कोहल फर्मेंटेशन करो, दोनों में एनर्जी उतनी रिलीज नहीं हो पाती है जितनी एनर्जी ग्लूकोज से रिलीज होती है। तो ये किसकी एनर्जी कितनी रिलीज होती है, लेस देन 7%, लेस देन 7% एनर्जी रिलीज्ड। इस दौरान में लेस देन 7% भी एनर्जी कम हो, 7% से कम एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी को ATP के बॉन्ड के फॉर्म में ट्रैप किया जाता है। अब ये हजार्डियस हो सकती है, खतरनाक हो सकता है एसिड अल्कोहल अगर प्रोड्यूस होने लगा। तो नेट ATP सिंथेसाइज कितनी होती है इसमें, नेट ATP कितना होगा, यहाँ पे NADH2 ही बनता है, तो यहाँ पे नेट गेन ATP का 2 होता है। तो नेट गेन ATP कितना हो जाएगा, 2 ATP, सॉरी हाँ 2 ATP का नेट गेन होता है। तो न्यूट्रलाइज ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस वन द वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फर्मेंटेड अल्कोहल लैक्टिक एसिड। अब आती ईस्ट पॉइजन। ईस्ट पॉइजन क्या होता है
कि अगर एल्कोहल की कंसनट्रेशन 13% अगर पहुंच गई तो ईस्ट खुद मरने लगता है। तो इसमें बेवरेज की परसेंटेज कितनी होती है? 13% ही होती है। बेवरेज ऑफ एल्कोहल कंटेंट ग्रेटर दैन दिस कंसनट्रेशन आर ऑब्टेन। What then is process? What then is process by which the organism can carry out complete oxidation of glucose and extract the energy stored to synthesize a large number of ATP molecule needed for cellular metabolism. In eukaryotes, these steps all take place within the mitochondria, and this require O2 anaerobic respiration is a process lead to complete oxidation of organic substance in the presence of oxygen and release CO2, water, and large amount of energy in the substrate. This type of respiration most common in higher organism. तो इसको देख लेते हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारा जो ग्लूकोज का जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, ग्लूकोज का जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज़्यादा नंबर में एटीपी मॉलिक्यूल उससे बन जाते हैं। तो ये क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर मेटाबॉलिज्म के दौरान होता है। यूकैरियोट्स में ये स्टेप जो हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रखते हैं। तो इस तरीके की रेस्पिरेशन का नाम होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है आपका, और ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। तो इसमें क्या होगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ O2 एंड उसमें CO2 रिलीज होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है सबस्ट्रेट से। तो ये हायर ऑर्गेनिज्म में मोस्ट कॉमन होता है। कौन? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अब देख लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक respiration take place within the mitochondria and final product of glycolysis pyruvate is transported from the cytoplasm into the mitochondria, the crucial event in the aerobic respiration। तो क्या कहना चाह रहा है? जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। जो फाइनल प्रोडक्ट आपका ग्लाइकोलिसिस है जिसका नाम पायरुवेट है, ये पायरुवेट आपका साइटोप्लाज्म से निकल करके माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाया जाता है। साइटोप्लाज्म से निकल करके पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचेगा, वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेपवाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम leaving 3 molecule of CO2. The passing on the electron removed as a part of hydrogen atom to molecular O2 with the stimulate synthesis of ATP। तो ये क्या कहते हैं? पायरुवेट कितने कार्बन का है? ये 3 कार्बन का होता है। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर पायरुवेट का कर दिया जाएगा तो 3 मॉलिक्यूल CO2 रिलीज हो जाएगा, मतलब इसके सारे हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है। यही होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाया गया है और CO2 बनाया गया है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं हाइड्रोजन एटम से आपके O2 तक पहुंचा दिए जाते हैं, फिर वहाँ पे ATP बन जाती। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता? O2 ही होता है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? O2। O2 क्या है? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो व्हाट इज इंटरेस्टिंग नोट द फर्स्ट प्रोसेस टेक प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया while second process take place located in the inner membrane of mitochondria. Pyruvate, which is found by the glycolytic catabolism of carbohydrate in the cytosol, after it enters mitochondrial matrix under oxidative decarboxylation by the complex set of reaction catalyzed by the pyruvic dehydrogenases. The reaction catalyzed by the pyruvic dehydrogenase requires participation of several coenzymes including NAD+ and coenzyme A. During this process, 2 molecules of NADH are produced from the metabolism of 2 molecules of pyruvic acid from 1 glucose molecule during glycolysis। तो क्या कहते हैं कि जो इसकी जो पहली प्रोसेस होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन की 2 प्रोसेस है। पहली प्रोसेस जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। जो दूसरी प्रोसेस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होती है। अब पायरुवेट जो है ये बना हुआ है ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म यानी कि ग्लाइकोलिसिस से, जो कि ग्लाइकोलिसिस साइटोसॉल में हुई थी, साइटोप्लाज्म में हुई थी। आफ्टर उसके बाद में पायरुवेट बनने के बाद ये पायरुवेट एंट्री करता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। फिर वहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब वहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब वहाँ से CO2 हटाया जाता है और पायरुविक एसिड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है। तो पायरुविक एसिड से CO2 हटाने से
CO2 को हटाने के लिए जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम होगा पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। तो इस दौरान में पायरुविक एसिड डीहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करता है और बहुत सारे एंजाइम भी होते हैं, इसमें NAD+ और कोएंजाइम ए भी इंक्लूड हैं। तो यहाँ पर पायरुविक एसिड क्या है, कोएंजाइम ए और NAD+ के साथ में मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुविक डीहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पे क्या बनता है, ये एसिटाइल ग्रुप, क्योंकि पायरुविक एसिड कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, ये एक निकल गया तो एसिटाइल कितने, 2 कार्बन का। तो 2 कार्बन के एसिटाइल ग्रुप से कोएंजाइम ए जुड़ जाता, तो बना देता एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए कितने कार्बन का बना, 2 कार्बन का। और यहाँ पर NAD+ से NADH2+ बन गया आपका। तो यहाँ पर 2 बार होगा क्योंकि मॉलिक्यूल हमारे कितने हैं, 2 पायरुविक एसिड हैं, तो सब 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल NADH बन जाते हैं अगर 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड की मेटाबॉलिज्म करते हैं या एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की हम ग्लाइकोलिसिस करते हैं। तो एसिटाइल कोएंजाइम जो बना हुआ है ये साइक्लिक पाथवे में एंट्री करता है, जिसको आप क्रेब्स साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। इसी को आप सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसको सबसे पहली बार हैंस क्रेब्स ने ऑब्जर्व किया। तो एसिटाइल कोएंजाइम जो कि कितने कार्बन का, एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है। अब ये कहाँ एंट्री करेगा, हमारा क्रेब्स साइकिल में, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में एंट्री करता है। अब देख लेते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। The TCA cycle start condensation of acetyl coenzyme with oxaloacetic acid, water to yield citric acid, and the reaction is catalyzed by the enzyme citrate synthase. Catalyzed by the citrate synthase, a molecule coenzyme is released. Citrate is isomerized to isocitrate. It followed by the 2 successive steps of decarboxylation, leading to formation of alpha ketoglutarate acid and then succinyl coenzyme A. And then succinyl coenzyme A remaining step, citric acid cycle. Succinyl coenzyme is oxidized to oxaloacetic acid. The cell is continued. During the conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid, a molecule of GTP is synthesized. This is a substrate level phosphorylation. In the coupled reaction, GTP is converted into GDP. GTP is converted to GDP with the simultaneous synthesis of ATP from ADP. Also 3 point in the cycle where NAD+ is reduced to NADH plus H2+. 1 point is where FAD+ is reduced to FADH2. The continued oxidation of acetyl coenzyme A via TCA cycle requires continued replacement of oxaloacetic acid. The first member of cycle is addition. It also requires regeneration of NAD+ and FAD+ from NADH and FADH2 respectively. तो इसको हम देख लेते हैं क्या कहता है हमारे पास। तो हमारे पास में क्या है, ये पायरुविक एसिड है, 3 कार्बन का है। तो पायरुविक एसिड ये हमारी कहाँ पर हो रही है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो रही हमारी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में हो रहा कहानी। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आपका पायरुवेट जो है वो साइटोप्लाज्म से निकल करके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आया, जो कि 3 कार्बन का है। यहाँ पर कोएंजाइम ए और NAD+ मिल करके क्या बनाते हैं, यहाँ पर पायरुविक एसिड से या पायरुवेट से CO2 को रिमूव कर देते हैं और बना देते हैं एसिटाइल कोएंजाइम जो कि 2 कार्बन का होता है। इसको बोलते हैं, यहाँ पर होता है डीकार्बोक्सिलेशन। ये हमारा डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए ही क्या करता है, एंट्री करता कहाँ पर, क्रेब्स साइकिल में। तो ये हमारे पास में क्या है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के साथ में कोएंजाइम ए आता है और आपका क्या बना देगा, सिट्रिक एसिड बना देता है। अब सिट्रिक एसिड से पहले बनता है आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड बनता है। इस दौरान जो आपका जो एंजाइम जो काम करता है उस एंजाइम का नाम क्या है, आइसोसिट्रेट, या बोल सकते हैं सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एंजाइम जो आपका सिट्रेट सिंथेज एंजाइम है ये क्या करेगा, इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा कि ताकि वो सिट्रिक एसिड बना दे। तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा इसका नाम होगा सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट सिंथेज एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और फिर आपका आइसोसिट्रिक एसिड भी बन जाता है। आइसोसिट्रिक एसिड बना हुआ है, तो आइसोसिट्रिक एसिड बनने के दौरान में यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम होता है आइसोमरेजेज। आइसोमरेजेज, ये भी 6 कार्बन का, ये भी 6 कार्बन का।
तो आइसोमरेजेज एंजाइम यहाँ पे काम किया और आइसोसिट्रिक एसिड बन गया। और अब आइसोसिट्रिक एसिड से बनता है तुम्हारा ऑक्जेलो अल्फा कीटो ग्लूटोरिक एसिड। तो ये 6 कार्बन का, ये 5 कार्बन का, तो यहाँ पे एक CO2 रिलीज हो जाती और यहाँ पर NAD+ जो है H+ को एक्सेप्ट करके NADH2+ बना देता है। फिर ये 5 कार्बन का अल्फा कीटो ग्लूटोरिक एसिड है। अब ये क्या आगे बनाएगा जाकर के, बनाता आपका सक्सिनिक एसिड। ये क्या बनाता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। तो ये बना देगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से बनेगा, उसके बाद में क्या बनता है, सक्सिनिक एसिड बनती। तो इस दौरान में भी एक CO2 रिलीज हो जाती। तो ये कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का होता है। तो ये CO2 रिलीज हुआ, फिर NADP+ से NADH2+ कन्वर्ट हो गया। और इस दौरान में जब आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से, जब आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बन रहा होता है, तो उस दौरान में GDP से GTP बन जाता है। और एक GTP जो होता है वो एक ATP बनाता है। तो कैसा है ये वाला, कैसा होता है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। ये हुआ तुम्हारा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहाँ होता है, जब आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बदलता है। और यहाँ पर GTP जो है आपका GDP में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ADP से ATP बन जाता है। तो यहाँ पर 3 जगहों पे आपका NADP+ बना हुआ है। कहाँ कहाँ बना हुआ, एक तो जब आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बन रहा है तब आपका NADH2+ बन रहा है। और दूसरा क्या है, जब आपका मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन रहा होता है तब आपका NADH2+ बनता है। और कहाँ बनता है, जब आपका पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा होता है तब आपका NADH2+ बन जाता है। तो 3 जगहों पे आपका क्या है, NADH2+ बनता है। पहला क्या है, जब आपका पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा होता है तब आपका क्या बनता है, तब आपका क्या बनता है, NADH2 बन जाता है, NADH2+ बन जाता है। दूसरा क्या आपके पास, एक तो ये आपका बन जाता है, क्यों, कहाँ से, जब आपका सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटोरिक एसिड बन रहा होता है, या आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटोरिक एसिड बन रहा होता है तब आपका NADH2+ बन जाता है। अगला क्या है, जब आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बन रहा होता है तब आपका NADH2+ बनता है। और मैलिक एसिड से ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जब बन रहा होता है तब बनता है। तो यहाँ पे सक्सिनिक एसिड, जो सक्सिनिक एसिड ये भी 4 कार्बन का है, तो सक्सिनिक एसिड से बनता है आपका फ्यूमेरिक एसिड। तो ये बचेगी, बनेगा बीच में फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड बनता है किससे, सक्सिनाइल एसिड के साथ। अब फ्यूमेरिक एसिड से बन जाता है मैलिक एसिड बन जाता है। तो इस दौरान में FeDH+ जो Fed+ होगा ये FeDH2 में रिड्यूज हो जाता है। फिर मैलिक एसिड से जब ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनता है तो NADP+ फिर रिड्यूज हो जाता है NADH2+ में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक FADH2 रिलीज हुआ जो कि 2 ATP देता है, ठीक है। और NADH2 कितने रिलीज हुए, NADH2 रिलीज हुआ यहाँ पे हमारे पास, एक यहाँ रिलीज हुआ, एक यहाँ, 2 3 4, तो 4 NADH2, 4 NADH2+। तो एक NADH2+ कितना देता है, एक NADH2 ये देता 3 ATP। तो है कितने, 4 × 3 = 12 ATP। 12 ATP ये हमारे पास बन जाएंगे। तो कितना हो गया, 12 + 2 = 14। अब ये एक पायरुविक एसिड से 1 पायरुविक एसिड है कितने, 2 बार होगा तो 14 × 2 = 28 ATP यहाँ पे बन जाते हैं। 28 यहाँ पे बन गए। 28 ATP का गेन किस में होता है, क्रेब्स साइकिल में, यानी कि TCA साइकिल में होता है। और 8 ATP किस में होता है, ग्लाइकोलिसिस में। तो टोटल गेन कितना हुआ, 36 ATP का गेन होता है, नेट गेन। अगर आप एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो 36 ATP का नेट गेन होता है।
तो यहाँ पर पायरुविक एसिड NADP प्लस FAD प्लस और ADP नारिफास में मिलेगा तो इधर ATP बना देगा, और ये लोग मिल करके 4 NAD प्लस से 4 NADH2 बन जाता है, एक FAD प्लस से एक FADH2 बन जाता है, और एक FADH2 2 ATP देता है, 4 3 दे देगा, 3 और 2 सॉरी 12 और 2 14 ATP हमारे पास बन जाएंगे एक पायरुविक एसिड से। ये चलेगा कितनी बार? 2 बार चलेगा, तो 14 गुणे 2 28, तो 28 ATP हमें क्रेब साइकिल से मिल जाता है टोटल, क्रेब साइकिल से। और ये हमारे ग्लाइकोलिसिस में कितना था हमारे पास में? 8, तो टोटल कितना हो गया? 28 + 8 36 ATP। तो you will till now seen glucose has been broken down to release CO2 and 8 molecule of NADH2 plus. 2 molecule of FADH2 has been synthesized, being 2 molecule of ATP in the TCA cycle. You working the discussing respiration at all, neither O2 has come into picture, not from a large number of ATP it has synthesized. Also, what is the role of NADH2 plus and FADH2 that synthesized? अब बात यहाँ पे आती है, यहाँ पर NADH2 और FADH2 बने हुए हैं, तो इनका रोल क्या है? तो इनका जो रोल होगा उसका रोल होता है कि ATP बनाने में। तो ये आपका FADH2 से या NADH2 से आपका ATP कैसे बनता है ये बताते हैं। अब देख लेते हैं ETS। ETS तो ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन द फॉलोइंग स्टेप इज रेस्पिरेटरी प्रोसेस आर रिलीज एंड यूटिलाइजेज एनर्जी स्टोर। अब ETS में बतलाता है कि जो NADH2 प्लस और FADH2 बने हुए हैं इनको किस फॉर्म में यूटिलाइज किया जाएगा और एनर्जी स्टोर की जाती है, इससे ATP बनाया जाता है। तो इट इज accomplished when these are oxidized through the ATS and electron are passed on to O2 resulting in the formation of H2. The metabolic pathway which the electron passes from one carrier molecule to another is called ETS. ETS is present in inner mitochondrial membrane. तो क्या कहता है कि हमारा जो NADH2 या FADH2 जो बना हुआ है उससे एनर्जी कैसे बनाते हैं? तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन पास किए जाते O2 तक, और O2 से बन जाता फाइनली क्या? H2। तो मेटाबॉलिक जो पाथवे है इलेक्ट्रॉन के पास होने का एक कैरियर से दूसरे कैरियर तक, इसी को बोलते हैं ETS। तो ETS कहाँ पर होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। इलेक्ट्रॉन जो NAD प्लस से आते हैं, इलेक्ट्रॉन कम्स from NADH produced in the mitochondrial matrix during citric acid cycle are oxidized by NADH dehydrogenase complex first, and electron are then transferred to ubiquinone located within the inner membrane. Ubiquinone also receives reducing equivalent via FADH2, that is complex 2, generated during the oxidation of succinate in the citric acid cycle. The reduced ubiquinol is then oxidized with the transfer of electron to the cytochrome C by cytochrome BC1 complex, that is complex third. Complex C is a small protein attached to the outer surface of inner membrane, act as a mobile carrier of transport electrons for electron between complex third and complex fourth. Complex fourth refers to cytochrome C oxidase complex containing cytochrome A and A3 and 2 copper center. तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन जो है NADH से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन NADH से आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जो सिट्रिक एसिड साइकिल के दौरान में बना हुआ था। तो सिट्रिक एसिड साइकिल के दौरान में जो आपका NADH बना हुआ था माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, वहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो उस दौरान में एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम होता है NADH डीहाइड्रोजनेज, जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट बनाता है। तो अब ये NADH डीहाइड्रोजनेज किसको ट्रांसफ़र करेगा? यूबिक्विनोन पिगमेंट को ट्रांसफ़र करता है जो इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। यूबिक्विनोन क्या करता है? ये यूबिक्विनोन क्या करेगा? FADH2 को रिड्यूस कर देता है। FADH2 क्या है? कॉम्प्लेक्स सेकेंड बनाता है। और यहाँ पे इस दौरान में क्या होगा? सिट्रिक एसिड साइकिल में इसको ऑक्सीडेशन कर दिया जाता है सक्सिनेट का, फिर वो रिड्यूस यूबिक्विनोन, ये रिड्यूस करता है यूबिक्विनोन, फिर इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है साइटोक्रोम सी को। साइटोक्रोम सी को ट्रांसफ़र करेगा किससे? साइटोक्रोम BC1 से होता हुआ। जो साइटोक्रोम BC1 होता कॉम्प्लेक्स थर्ड बना देता है। साइटोक्रोम सी जो है स्मॉल प्रोटीन होती है जो इनर मेम्ब्रेन की बाहर सरफेस पे पाई जाती है। इनर मेम्ब्रेन की बाहर सरफेस पे पाई जाती है, जो इलेक्ट्रोमोबाइल कैरियर है किसके बीच में? कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ के बीच में। कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ के बीच में एक मोबाइल कैरियर होती है स्मॉल प्रोटीन जिसका नाम साइटोक्रोम सी है।
वो क्या करती है, जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। उसके पास में 2 कॉपर सेंटर होते हैं और साइटोक्रोम ए एंड ए3 होता है। When the electron pass from one carrier to another via complex 1 to 4th in the ATS, they are coupled to ATP synthase, complex 5th. For a production of ATP from ADP in inorganic phosphate, the number of ATP molecules synthesized depends on the nature of the electron donor. Oxidation of one molecule of NADH gives rise to 3 molecules of ATP, while that of one molecule of FADH2 gives rise to 2 molecules of ATP. Aerobic process of respiration take place only in the presence of oxygen. Role of oxygen is limited to terminal stage of process. Here the presence of oxygen is vital. Since it is derived whole process by removal hydrogen from the system, oxygen as a final hydrogen acceptor. Oxygen act as a final hydrogen acceptor. Oxygen act as a final hydrogen acceptor. Unlike photosphorylation, light energy utilized by the production of proton gradient required to phosphorylation. In respiration, energy of oxidation reduction utilizes for the same processes. It is for the region that process called oxidative phosphorylation. तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से लेकर के कॉम्प्लेक्स फोर्थ तक ट्रांसफ़र किया जाता है अलग अलग मोबाइल कैरियर से। लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन मोबाइल कैरियर वो साइटोक्रोम सी होता है। साइटोक्रोम सी जो है कॉम्प्लेक्स थर्ड और फोर्थ के बीच में होता है। फिर फाइनली जो इलेक्ट्रॉन पहुँच जाता है एटीपी सिंथेज जो कि कॉम्प्लेक्स फिफ्थ बनाता है, वहाँ पर एडीपी से एटीपी बनाया जाता है। और यहाँ पर नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसाइज होते हैं। डिपेंड कितने एटीपी बनेगा ये डिपेंड करता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन डोनर है उसका नेचर कैसा है। तो नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल डिपेंड करता है कि जो आपका जो इलेक्ट्रॉन डोनर है उसका नेचर कैसा है। जैसे एक मॉलिक्यूल NADH2 है, उससे मिलता है 3 मॉलिक्यूल ATP। तो एक NADH क्या देता है, 3 ATP देता है। और एक FADH2 जो होगा वो 2 ATP देता है। ठीक है। एरोबिक प्रोसेस में रिस्पायरेशन केवल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, तो रोल ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड हो जाता है जो कि टर्मिनल स्टेज है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को सब हटा दिया जाता है, हाइड्रोजन सब हट जाता है। तो फाइनल जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो है कौन है, ऑक्सीजन है। फोटोफॉस्फोराइलेशन की तरह ये नहीं होता है कि वो लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में यूज करके प्रोटॉन ग्रेडिएंट बना दे, फॉस्फोराइलेशन कर दे। रेस्पायरेशन में कैसा होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है सेम प्रोसेस में। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तब जाके उसमें फॉस्फोराइलेशन होता है, एटीपी बनता है। तो इस वजह से इसका नाम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पड़ा। You have already seen the mechanism of membrane-linked ATP synthase. Explain the chemi-osmotic hypothesis at earlier chapter. तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मैकेनिज्म है मेम्ब्रेन लिंक्ड जो एटीपी सिंथेसिस होती है, जो आप पढ़ चुके हैं कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में। ठीक है, तो वही कहना चाह रहा मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन लिंक्ड एटीपी सिंथेज जो है उसको कौन एक्सप्लेन करता है कि कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस करती है कि किस तरीके से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूटिलाइजेज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। दिस इज कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट F1 and F0. The F1 head is peripheral membrane protein complex and contains site for synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate. F0 is an integral membrane protein complex that forms channel through the proton across the inner membrane. The passage of the proton through the channel is coupled to the catalytic site of F1 component of production of ATP. For each ATP production, 4H plus ion through F0 from intermembrane space to matrix down electrochemical proton gradient। तो क्या कहना चाह रहा है कि जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन है। और यहाँ पे जो मैकेनिज्म है आपका किसका,
कि एटीपी सिंथेसिस होने की जो मैकेनिज्म, इसको कौन एक्सप्लेन करता है, कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करती है। तो इसमें एटीपी की सिंथेसिस होती है किसके जरिए से, एटीपी सिंथेज एंजाइम की हेल्प से। एटीपी सिंथेज एंजाइम जो है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ को बनाता है। अब इसके पास में दो मेजर कंपोनेंट होता है, F1 और F0 होता है। F1 का जो हेड पीस होता है वो बाहर होता है, F1 का जो हेड पीस होता है वो बाहर होता है, पेरीफेरल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, और जिसके पास में एडीपी से एटीपी बनाने की जगह होती है। F0 क्या इंटीग्रल प्रोटीन होती है जो इसके चैनल बनाती हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल कौन बनाता है, F0 बनाता है, जो प्रोटॉन के रास्ता, प्रोटॉन को आने जाने का रास्ता देता है। तो ये क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल जो है, F1 जो कंपोनेंट है एटीपी बनाता है। तो एक एटीपी बनाने के लिए 4 H+ आयन की ज़रूरत होती है। एक एटीपी आयन बनाने के लिए 4 H+ आयन की ज़रूरत होती। तो यहाँ पर F0 जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पाया जाता है, यानी कि इस ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाता है। तो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है या आउटर हो गया, तो इधर से इधर जाता, तो एटीपी ने एटीपी को लिया F0 F1 पार्टिकल से, और इधर क्या बना दिया, एटीपी बना दिया। तो क्या है, द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, it is possible make calculation of the net gain of ATP for every glucose molecule oxidized, but in reality this can remains only a theoretical exercise. These calculation can be made only one certain assumption that there is a sequential orderly pathway functioning with the one substrate molecule next to with glycolysis, TCA cycle and ETS pathway following one after another. The NADH resynthesis in glycolysis transfer into the mitochondria and undergo oxidative phosphorylation. None of the intermediate in the pathway are utilized to synthesize any other compound. Only glucose being respired. No other alternative substrate are entering to pathway at any intermediate stage. तो क्या कहना चाह रहे हैं कि हम रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट क्या होती है, ये जो नेट गेन एटीपी है, हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितना एटीपी बन सकता है। ये रियलिटी कैसा थ्योरेटिकल होता है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपकी ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस के बाद टीसीए चलती है, और टीसीए के बाद में एटीएस चलती है। तो 3 तरीक़ों से एक के बाद एक आती रहती है। ग्लाइकोलिसिस के बाद टीसीए, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, उसके बाद में ईटीएस आ जाती है। इसमें एनएडीएस सिंथेसिस जो है ग्लाइकोलिसिस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो एनएडीएस बना हुआ है उसकी सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र की जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है, ठीक है, एंड अंडरगो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है पाथवे में, कि जो इंटरमीडिएट बना हुआ है उसका कोई सिंथेसिस, उसका कोई यूटिलाइजेशन दूसरे कंपाउंड के फॉर्मेट में नहीं होता, केवल ग्लूकोज ही है जो रिस्पायर होता है। नो अदर अल्टरनेटिव सबस्टांस, कोई दूसरा अल्टरनेटिव सबस्टेट जो है पाथवे में एंट्री नहीं कर सकता है एनी इंटरमीडियल स्टेज में, किसी इंटरमीडिएट स्टेज में आपका कोई भी दूसरा अल्टरनेटिव सबस्टेट इंटर नहीं कर सकता है। But this kind of assumption are not really valid in living system. All pathways work simultaneously and do not take place one after another. Substrate enter pathway and are withdrawn from it as when necessary. ATP utilized as when needed. Enzymatic rate controlled by multiple streams. Yes, it useful to this exercise appreciate beauty and efficiency of the living organism in the extraction and storing energy. Their net gain ATP is 38. Net gain of ATP is 38 molecule in aerobic respiration 1 molecule of glucose. तो क्या कहना चाह रहा है कि ये जो रिएक्शन है आपकी ग्लाइकोलिसिस के बाद टीसीए चलेगा, उसके बाद ईटीएस चलेगा, ये कोई जनरल वैलिड नहीं है। क्या कहते हैं कि ये एंजाइमेटिक कंट्रोल होती है, और जो एक ग्लूको और इसको एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो नेट गेन हुआ है वो 38 एटीपी, नेट गेन एटीपी फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितना एटीपी गेन होता है, 38 एटीपी का गेनिंग होती है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के रिस्पायरेशन में, ऑक्सीडेशन से। नाउ लेट द कंपेयर फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रिस्पायरेशन। अगर हम फर्मेंटेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन को कंपेयर करते हैं तो फर्मेंटेशन क्या है, इनमें केवल पार्शियली ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन में कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, किसमें, CO2 वाटर में। फर्मेंटेशन में नेट गेन जो होता है केवल 2 मॉलिक्यूल एटीपी का होता है ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, जब वो पायरुविक एसिड में
पायरुकेसिस से तोड़ा जाता है। अब वेयर इज मैनी मोर मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जनरेटेड एरोबिक। एरोबिक कंडीशन में बहुत ज़्यादा एटीपी का गेन होता है, लेकिन फर्मेंटेशन में केवल 2 एटीपी का गेन होता है। NADH इज ऑक्सीडाइज टू NAD+ स्लोली इन फर्मेंटेशन। हाउएवर द रिएक्शन वेरी विगरस इन केस ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। तो क्या कहते हैं कि अगर मैं फर्मेंटेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन को कंपेयर करते हैं तो फर्मेंटेशन में क्या होगा, केवल पार्शली ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन में कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, जिससे CO2 और H2 बनता है। कि जो फर्मेंटेशन में जो नेट गेन एटीपी का है वो कितने गेन होता है, नेट गेन कितना, 2 ATP। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का अगर फर्मेंटेशन कराते हैं तो उससे 2 ATP का गेन होता है, जबकि एरोबिक कंडीशन में बहुत सारे ATP मॉलिक्यूल की गेनिंग होती है। NADH को ऑक्सीडाइज किया जाता है NAD+ में धीरे धीरे फर्मेंटेशन के समय में, और ये जो वेरी विगरस हो जाती है। अब ये NADH ऑक्सीडेशन करेगा, NAD+ बनाएगा, फर्मेंटेशन में बहुत धीमे चलेगा, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में यही रिएक्शन बहुत तेज हो जाती है। अब आता है एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे क्या कहता है, ग्लूकोज फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। ग्लूकोज फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। All carbohydrates are first converted into glucose before they are used for respiration. Other substrate can also respire, as mentioned earlier, but they not enter the respiratory part of the first step. Fat would need to broken down into glycerol and fatty acid. If fatty acid were to be respired, they first to degrade acetyl coenzyme and then enter into the pathway. Glycerol would enter to the pathway being converted to PGL. The proteins were degraded by the proteases and individual amino acid after deamination. Depending on the structure, there would enter to pathway at the some stage within the Krebs cycle or even a pyruvate or acetyl coenzyme A. तो क्या कहते हैं कि जो एम्फीबोलिक पाथवे होता है इसमें ग्लूकोज ही जो है वो फेवर्ड सबस्ट्रेट होता है रिस्पायरेशन के लिए। सारे कार्बोहाइड्रेट चाहे जो हो, चाहे स्टार्च हो, चाहे सेलुलोज हो, चाहे ग्लाइकोजन कुछ भी हो, तो उसको सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसका रिस्पायरेशन हो सके। तो अदर सबस्ट्रेट भी रिस्पायर्ड किए जाते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट जो हैं आपके फर्स्ट स्टेप में रिस्पायरेटरी पाथवे में एंट्री नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टली आपके रेस्पिरेटरी पाथवे में जो एंट्री करता है वो कौन करता है, ग्लूकोज करता है, बाकी दूसरे कंपाउंड नहीं करते हैं। अब फैट अगर आपका रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है तो फैट को तोड़ा जाता है किसमें, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में फैट को तोड़ा जाता है। अगर फैटी एसिड रेस्पिरेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है तो सबसे पहले उसको डिग्रेड किया गया एसिटाइल कोएंजाइम में। तो अगर आपका क्या कहते हैं, फैट अगर आपका रेस्पिरेटरी पाथवे में अगर एंट्री करता है तो उसको फाइनली कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए जाके आता है आपका क्रेब्स साइकिल में, यानी कि TCA साइकिल में एंट्री करता है। ये अगर आपका क्या है, प्रोटीन अगर है, ग्लिसरॉल, इसके पास में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड हैं, तो फैटी एसिड को तोड़ा गया एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और जो ग्लिसरॉल बचा, ग्लिसरॉल को तोड़ा जाता PGL में। ठीक है, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में ग्लिसरॉल को तोड़ा जाता है, और प्रोटीन को तोड़ा जाता है प्रोटीएजेज एंजाइम की हेल्प से एमाइनो एसिड में डीएमिनेशन के बाद। अभी उनके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि वो किस स्टेज में क्रेब्स साइकिल में एंट्री करते हैं, तो वो पायरुवेट या एसिटाइल कोएंजाइम में दोनों में जा सकते हैं। तो एमाइनो एसिड जो होते हैं पायरुवेट या एसिटाइल कोएंजाइम दोनों में जा सकते हैं, लेकिन जो फैट को तोड़ा जाता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, और ग्लिसरॉल से बनता है तुम्हारा फास्फोग्लिसरल्डिहाइड PGL बनता है, और फैटी एसिड से बन जाता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए दोनों जो हैं एमाइनो एसिड यानी कि प्रोटीन के डिग्रेडेशन से आप उसमें एंट्री करता है। Since the respiration involves breakdown of substrate, respiratory process traditionally has been considered catabolic process. Respiratory path process are catabolic process and the respiratory pathway are catabolic pathway, but understanding correct. We discuss about at the point in the respiratory pathway different substrate or would enter if they were to be respired and used to derive energy. What is important to recognize the very compound that would be withdrawn from a respiratory pathway for the synthesis of said substrate. Hence, fatty acid could be broken down to acetyl coenzyme before entering the respiratory pathway when it is used as a substrate. But when organism need to synthesize fatty acid, acetyl coenzyme A would be withdrawn from respiratory substrate. Hence, the respiratory pathway comes to the picture both during breakdown and synthesis of fatty acid. Similarly, during the breakdown and synthesis of protein to respiratory intermediates form the link.
breakdown process within the living organism is catabolism and the synthesis is the anabolism. Because the respiratory pathway is involved in both anabolism and catabolism, it would hence better to consider respiratory pathway that is amphibolic pathway rather than catabolic one. तो क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास में अगर ग्लूकोज के अलावा कोई दूसरा अगर हमारा सबस्ट्रेट है तो उसको सबसे पहले उसके करस्पॉन्डिंग कंपाउंड में तोड़ा जाता है। तो एक कैसी रिएक्शन होती है? कैटाबोलिक प्रोसेस होती है, क्योंकि ब्रेक डाउन है। तो कैटालिक प्रोसेस बोलो, रेस्पिरेटरी पाथवे बोलो या कैटाबोलिक पाथवे बोल सकते हैं इसको। तो क्या कहते हैं कि हमारे पास में अगर क्या है, फैटी एसिड आ गया तो फैटी एसिड को तोड़ा जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, तब वो जा करके रेस्पिरेटरी पाथवे में एंट्री करता है। अगर आपका फैट अगर सबस्ट्रेट लिया गया है तो उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ा जाएगा। फैटी एसिड को तोड़ा जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और ग्लिसरॉल को तो इसमें तोड़ा जाता है पीजीएल में तोड़ दिया जाता है, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। ठीक है। और फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम वुड बी ड्रॉन फ्रॉम रेस्पिरेटरी पाथवे। अगर रेस्पिरेटरी पाथवे से अलग कर लिया जाएगा तो रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो इसमें क्या है आपके पास में कि जो रेस्पिरेटरी पाथवे है, रेस्पिरेटरी पाथवे जो है ये ब्रेकडाउन में भी आता है और फैटी एसिड की सिंथेसिस में भी आता है। तो ब्रेकडाउन के समय और सिंथेसिस के समय प्रोटीन का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं, ये इंटरमीडिएट फॉर्म बनाते हैं। ब्रेकडाउन जो प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कैटाबोलिज्म होती है। कैटाबोलिज्म मतलब ब्रेकिंग और सिंथेसिस मतलब एनाबोलिज्म। तो रेस्पिरेटरी पाथवे जो होती है कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म दोनों में इन्वॉल्व होती है, इस वजह से इसको बोलते हैं एम्फीबोलिक पाथवे बोलते हैं इसको। तो अब ये क्या है हमारे पास में, तो ये हमारे पास फैट है। फैट को तोड़ा गया किस में? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ा गया। अब फैटी एसिड ग्लिसरॉल को फाइनली एसिटाइल कोएंजाइम ए में तोड़ दिया गया, फैटी एसिड को, और ग्लिसरॉल को डाईहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट में, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, फिर फाइनली पायरुविक एसिड में तोड़ दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में शुगर ग्लूकोज वगैरह आते हैं तो इससे आप क्रेब साइकिल चलती है, फिर फाइनली क्या बनेगा? पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में, उसके बाद में क्रेब साइकिल में एंट्री करता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए ही क्रेब साइकिल में एंट्री करता है। प्रोटीन से एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड से बन सकता है पायरुविक एसिड, अब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर आपका क्रेब साइकिल में एंट्री करता है। ये हो गया हमारा एम्फीबोलिक पाथवे। अब अगला आता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन के समय O2 कंज्यूम और CO2 रिलीज्ड, O2 कंज्यूम और CO2 रिलीज का रेशियो है। तो क्या बोल सकते हैं? रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम इन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है? वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व एंड वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन किस पे डिपेंड करता है? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपका कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज किया गया है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो इनका RQ 1 होता है, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 और O2 रिलीज और इवॉल्व होती हैं, इवॉल्व और कंज्यूम होती हैं। तो रिएक्शन क्या है? 6O2 है हमारे पास में और 6 CO2 है, तो 6 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। फैट यूज किया जाता है रेस्पिरेशन में तो इसका RQ जो होता है 1 से कम होता है। फैटी एसिड जो है ट्राइपॉमिटिन है, इसका IQ कितना होता है? जिसका RQ जो है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 0.7 होता है। प्रोटीन अगर आपके रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे यूज़ किए गए तो उनका RQ 0.9 होता है। द इम्पोर्टेंट रिकॉग्नाइज टू दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट दैट आर मोर देन वन प्योर प्रोटीन एंड फैट आर नेवर यूज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये क्वेश्चन यहाँ से दे सकता है, एक बार और देख लेते हैं। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है कि आपका कितना CO2 इवॉल्व हुआ है, कितना O2 कंज्यूम हुआ है। कार्बोहाइड्रेट में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, इस वजह से उसका RQ 1 होता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर 6O2 है, 6 CO2 है, तो 6O2 तो कट के 1 आ जाएगा, तो इसका RQ कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है। लेकिन आपका जो फैटी एसिड होते हैं, फैट होते हैं, उनका RQ 1 से कम होता है। ट्राइपॉमिटिन का RQ कितना है? 0.7 होता है। ट्राइपॉमिटिन का 0.7 होता है RQ इसका। प्रोटीन अगर सबस्ट्रेट के तौर पे यूज़ किया जाता है तो उसका RQ 0.9 होता है। किसका? प्रोटीन का। प्रोटीन का RQ 0.9 होता है। क्या कहते हैं कि सबस्ट्रेट आर ऑफन मोर देन वन। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, प्योर प्रोटीन या प्योर फैट। प्योर प्रोटीन प्योर फैट कभी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं हो सकते हैं। ये नीट 26 का क्वेश्चन बन सकता है।
तो प्योर प्रोटीन एंड फैट कभी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं होते हैं। ये हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर ख़त्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर में। थैंक यू।